अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, जैसे हम बोले थे उर्दू क्लास 20 तारीख से हम चालू करेंगे। कितने तारीख से दोस्तों? 20 अक्टूबर से। तो आज हम 20 अक्टूबर से हम क्लास चालू कर दिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। 1K सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए, ताकि आप लोग को हम सही से क्लास करवा सके और सही से सारा चीज़ करवा सके। अगर अभी तक लाल बटन का जो दिख रहा है आपको, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, ताकि आपको क्लास सही से मिल सके। उर्दू सुपर क्लासेस सीटेड बैच 2025 को अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम क्लास चालू करेंगे दोस्तों। थोड़े लंबे क्लास हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पहले हम बताना चाहते हैं, इसीलिए हम क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा ये सब डिटेल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे उर्दू सुपर क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और उर्दू बैच सीटेट का उर्दू बैच 2025 बाय आज़ाद सर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, इसीलिए दोनों देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएंगे। और हम चालू किए थे पहले, अभी थोड़ा दिन के लिए बंद किए थे, लेकिन अभी फिर से हम चालू किए। उस टाइम क्या हुआ, बच्चे आए नहीं थे। किस लिए नहीं आए वो रीज़न बता रहे हैं। मतलब कोई भी बच्चे इसलिए नहीं आए हैं, नहीं स्टूडेंट इसलिए नहीं आए थे जो एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हुई, इसी कारण बच्चे नहीं आए। लेकिन बहुत से बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे, सर कब क्लास स्टार्ट करेंगे, कब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। अब हम अपने अहम मुद्दे की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, पहले ये बताना ज़रूरी है, जो मतलब उर्दू है उसका क्या मीनिंग होगा, सारा चीज़ हम बताएंगे, उस हिसाब से हम सारा चीज़ करवाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, खुशखत तहरीर उर्दू में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुलेख। हिंदी में क्या बोलेंगे? सुलेख। नकल करना को क्या बोलेंगे? अनुलेख। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुलेख। खुशखत तहरीर को उर्दू में बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? सुलेख। ठीक है। अब यह देखें, इमला या मुँह ज़बानी दोनों में से आप किसी को भी बोल सकते हैं। तो सुर्थ लेख क्या हो गया? सुर्थ लेख। तदरीस व आमूजिसी मवाद क्या है? तदरीस व आमूजिसी मवाद, इसको हम क्या बोलेंगे? शिक्षक सहायक सामग्री। क्या है दोस्तों? तदरीसी व आमूजिसी मवाद को क्या बोलेंगे? शिक्षक सहायक सामग्री। और ताजिया क्या है? ताजिया, इसको क्या बोलेंगे? विश्लेषण। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? विश्लेषण। और तरगीब, इसको क्या बोलेंगे? तरगीब। और हिंदी में क्या बोलेंगे? संश्लेषण। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संश्लेषण। और ये क्या है? इब्तदाई सतह। ये क्या है? इब्तदाई सतह। तो ये क्या है? प्राथमिक स्तर। ये क्या दोस्तों? प्राथमिक स्तर। ये क्या है? रवायती। ये क्या है? रवायती। और हिंदी में क्या हो गया? संस्कृति। और ये क्या है? कौमी दर्शियात का खाका।
कौमी दर्शियात का खाका, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है। सेह लिसानी फार्मूला, क्या है ये? सेह लिसानी फार्मूला, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभाषा सूत्र, हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिभाषा सूत्र। सेह लिसानी यानी दो से अधिक ज़बान को मिलाकर जो ज़बान लिखी जाती है उसको सेह लिसानी ज़बान बोले जाते हैं, यानी त्रिभाषा सूत्र। साबिका मालूमात, क्या है? साबिका मालूमात, इसको क्या बोलेंगे? पूर्व ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्व ज्ञान। मादरी ज़बान, ये क्या है? मादरी ज़बान, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मातृभाषा। म्यारी ज़बान, ये क्या है? म्यारी ज़बान, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानक भाषा। ठीक है। महारत, इसको क्या बोलेंगे? महारत उर्दू में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? कौशल। फटाके की आवाज़ हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर थोड़ा वो लोग का भी त्यौहार है तो वो लोग भी त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आप लोग का क्लास ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए तकलीद, ये क्या है? तकलीद, हिंदी में क्या हो गया? अनुकरण। कवाइद, और हिंदी में क्या हो गया? व्याकरण। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, पहले हम बता देते हैं किसका कौन मीनिंग होगा, तब हम आगे जाएंगे। मीनिंग हमको पहले कोई चीज़, हम बोले थे ना दोस्तों, हम बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, यानी शुरू से पढ़ाएंगे। ये नहीं जो हम आपको एकदम उठा के लेके चले गए, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वैसा नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ देखिए रस्मुल ख़त, ये क्या है? रस्मुल ख़त, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लिपि। मुआशरा, उर्दू में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? समाज। ठीक है। ज़बान की हुसूल, ज़बान की हुसूल पढ़ता है, हुसूल नहीं, ज़बान की हुसूल, हिंदी में क्या हो गया? भाषा अर्जन, हिंदी में क्या हो गया? भाषा अर्जन। और ये उर्दू में क्या हो गया? मुँह ज़बानी, हिंदी में क्या हो गया? मौखिक, हिंदी में क्या होगा? मौखिक। फ़रूग उर्दू में, और हिंदी में क्या हो गया? विकास। अज़ खुद अंदाज़ा कद्र उर्दू में होगा, हिंदी में क्या हो गया? स्वमूल्यांकन। क्या होगा दोस्तों? स्वमूल्यांकन। तख्लीकी महारत, ये क्या हो गया? उर्दू में, हिंदी में क्या हो गया? सृजनात्मकता। गैर मनूस लफ्ज़, क्या है? गैर मनूस लफ्ज़, हिंदी में क्या हो गया? अपरिचित शब्द, क्या है? अपरिचित शब्द। समई, ये क्या हो गया? समई उर्दू में, और हिंदी में श्रोता। मंसूबा सबक, हिंदी में क्या हो गया? पाठ योजना। नज़रअंदाज करना उर्दू में, और हिंदी में क्या हो गया? उपेक्षा करना। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करना उर्दू में होगा, हिंदी में अपेक्षा। मश्क उर्दू में, और हिंदी में अभ्यास। सामाजिक तामुल उर्दू में होगा, हिंदी में क्या हो गया? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे एक एक चीज़ बताएंगे, पहला वर्ड मीनिंग, उसके बाद हिंदी में उसका क्या होगा सारा चीज़, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुताला, इसका क्या होगा हिंदी में? अध्ययन। जिस्मानी नशोनुमा, इसका हिंदी में क्या हो गया? शारीरिक विकास। ये खुशगवार माहौल, क्या है ये? खुशगवार माहौल। समृद्ध वातावरण, क्या है? समृद्ध वातावरण।
तनकीद, आलोचना, क्या है आलोचना। ड्रल, ये क्या है ड्रल। और हिंदी में क्या हो गया परीक्षण, ताहतानिया। और हिंदी में क्या हो गया प्राथमिक, ठीक है। और उर्दू में क्या हो गया ये मुअल्लिम। और हिंदी में क्या हो गया शिक्षण, शिक्षक, ठीक है। वस्तानिया यानी उप प्राथमिक, हम लोग वस्तनिया फ़कनिया बोलते हैं ना, यही वस्तनिया है। मुतअल्लिम, अधिगम करता, मुतअल्लिम का मतलब अधिगम करता। मौजू यानी विषय, सबका हम डेफिनेशन आगे बताएंगे, उसमें आएगा जो हम बता देंगे। साबिका, ये क्या है साबिका यानी उपसर्ग। फेल यानी क्या क्रिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए लाहका का हिंदी क्या हो गया पर्तिया। मुतअल्लिक़ फेल यानी क्रिया विशेषण। अब तक जो आपको बताए वो रहा आपका क्या यानी उर्दू, और उर्दू का जो मीनिंग यानी हिंदी होगा वो हम बताए। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं वो उर्दू पेडागोजी का है, यानी इसी में कंटेंट भी आएगा, कंटेंट भी बताएंगे। लेकिन उर्दू पेडागोजी सब समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम उर्दू पेडागोजी समझ लीजिए। और एक उससे पहले हम बताना कोशिश करेंगे, अगर कोई सही से पढ़िएगा, जैसे कोई भी चीज़ अगर ध्यान से कीजिएगा यानी शिद्दत से कीजिएगा तभी वो काम सफल होगा, और अगर ध्यान नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ आपका सफल कभी भी नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए बहुत से मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी हैं सब कोई बोलते हैं सर आप कब पढ़ाइएगा। तो हम सोचे, और जितना भी अदर भी है, मतलब बहुत से वैसे बच्चे हैं जो सर ऑफलाइन क्लास चालू कीजिए, ऑफलाइन क्लास भी चालू कर दिए हैं, अब ऑनलाइन क्लास भी चालू कर दिए हैं। ऑनलाइन बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास तो ऑफलाइन वाला पैसा नहीं है, तो हम क्या करें। तो हम दोस्तों हम ऐसा कर दिए हैं, तो उर्दू पेडागोजी का जितना भी हम निचोड़ है सारा निचोड़ के, यानी कोई चीज़ नहीं होता है जो बोलते हो सर ये इसको हम निचोड़ के कैसे खाएं, वो इसी तरह हम निचोड़ के तो पूरा हम जितना होगा सारा निचोड़ के हम लाए हैं। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, और क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है तो टेंशन नहीं लेने का। इस क्लास को सही से देखिए और इसी में से आपको बहुत से नंबर 2 4 5 नंबर तक इसी में कवर हो जाएगा। देखिए और ध्यान से देखना होगा, समझना पड़ेगा तब। आईने हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल में कुल 22 ज़बानें शामिल है, जो मंदरजा झेल में आसामी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। और एक बात, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, दोगड़ी, मैथिली, संथाली वगैरह। और इसमें 6 भाषा और एक्स्ट्रा किया हुआ है, वो हम अगले जो मेरा क्लास कीजिएगा वो अगले क्लास में हम बताएंगे। जो 6 भाषा क्या है उसको डिटेल के साथ लाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसको हम डिटेल के साथ लाइएगा। अगर इसमें कोई इंटरेस्ट है जो सर 6 भाषा और क्या क्या शामिल किया गया, तो ये नहीं पूछेगा जो क्या क्या है वो आपको वो देगा ऑप्शन में। लेकिन आपको ये 6 भाषा शामिल किया गया है, इसके अलावा किसके अलावा ये जो 22 भाषा शामिल है वो 22 जितना भी है यहाँ से यहाँ तक जितना भी 22 भाषा है ना, 22 भाषा जो है उसको क्या किया गया है 22 भाषा में और 6 भाषा शामिल किया गया, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है मराठी। अब ध्यान से क्लास कीजिएगा तभी समझ में आएगा, और ध्यान से नहीं देखिएगा तो हम बोले थे क्या, जो अगर कोई मेरा क्लास खाली देख लेगा तो उसका
20 से 25 नंबर तक आराम से आएगा। और अगर जो मेहनत करता है उसका 28 नंबर आएगा, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका 30 नंबर भी आता है दोस्तों। इसीलिए आप ज़्यादा मेहनत कीजिए और ऊपर वाले से भी नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, सब कुछ कीजिए, तभी आपका नंबर आएगा। देखिए दोस्तों, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऐसे महाराष्ट्र होता है हिंदी में, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। और उर्दू में कैसे महाराष्ट्र होता है? ऐसे महाराष्ट्र। ठीक है। कोंकणी क्या है ये? यहाँ देखिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो रहा है, यानी मेरा अगर कोई मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या हम पढ़ाने में थोड़ा कोताही कर रहे हैं, तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो सर आप थोड़ा अच्छा से पढ़ाइए, तो हम अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। कोंकणी क्या है ये? कोंकणी गोवा में बोली जाने वाली ज़बान है। कोंकणी कहाँ बोली जाने वाली ज़बान है? कोंकणी गोवा में बोली जाने वाली ज़बान है। देखो, गोवा में अगर कोंकणी ज़बान अगर पूछ लिया जाए, वहाँ देगा उर्दू, मैथिली, कन्नड़, कोंकणी कहाँ बोली जाने वाली है, तो वहाँ देगा गोवा में बोली जाने वाली कौन सी ज़बान है, इसमें से चुनो। तो ए ऑप्शन देगा, ए देगा, बी ऑप्शन, सी और डी देगा। अगर कोंकणी होगा तो क्या हो गया? कोंकणी अगर होगा, हाँ, वहाँ देखो तो स्टाफ को बोलो नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है तो उसको सही करेगा। ठीक है, तो ठीक है, उसको करो। यहाँ क्या है? कोंकणी। क्या है? कोंकणी। ठीक है दोस्तों। कोंकणी ज़बान किस में बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। अगर गोवा का बात बोले जाए तो कोंकणी का बात गोवा में बोली जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कहाँ कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है दोस्तों। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। अब यहाँ देखिए, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। अब यहाँ देखिए, बोडो आसाम में बोली जाने वाली ज़बान है। अगर बोडो का अगर लफ्ज़ आ जाए तो क्या हो जाएगा? आसाम। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? आसाम में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा 2 मिनट पानी पी। ठीक है, हम आ गए पानी पीने। ठीक है, यहाँ देखिए, बोडो कहाँ बोली जाती है? आसाम में बोली जाने वाली ज़बान है। आसाम में कौन ज़बान बोली जाती है? बोडो। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, आसाम में बोली जाने वाली ज़बान है। यूनियन की सरकारी ज़बान, यानी यूनियन की जो ज़बान है वो कौन सी ज़बान है वो बोलना है। यूनियन की सरकारी ज़बान, यानी अगर यहाँ पूछ लिया जाए एक सवाल में, जो यूनियन की सरकारी ज़बान से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के जुज़ 17 में है। यूनियन की 17 ज़बान, यानी यूनियन की सरकारी ज़बान के मुताल्लिक़, यानी ज़ाब्ता जो है वह हिंदुस्तानी कानून, यानी आइन, हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक जुज़ 17, यानी 17 नंबर पेज में यूनियन की सरकारी ज़बान 17 नंबर पेज में है, यानी मुताल्लिक़ ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के जुज़ 17 नंबर जुज़ में है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए आगे क्या बता रहे हैं। आगे देखिए, आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई ज़बान को मरकज़ी की सरकारी ज़बान तक करार दिया गया। यहाँ देखिए, आर्टिकल 343 के मुताबिक, किसके मुताबिक? 343। आर्टिकल कितना? 343 के मुताबिक देवनागरी और रस्मुल ख़त में लिखी गई ज़बान को मरकज़ी सरकारी ज़बान करार दिया गया है। ठीक है,
आया समझ में। आर्टिकल 343 के यूनियन की सरकारी ज़बान के बारे में ही बोला जा रहा अभी। यूनियन की सरकारी ज़बान आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई ज़बान को मरकज़ी सरकारी ज़बान करार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कदीम क्या है, कदीम कलिकी ज़बानें क्लासिकी ज़बानें और ज़बान है जिसकी अपनी तारीख़, आज़ाद कवायद और असल अदबी ज़ख़ीरा रखती हो। इसमें कुल 6 ज़बान शामिल की गई है। इसमें कितना ज़बान, 6 ज़बान शामिल किए गए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। तमिल ज़बान 2000, इसमें से कुल 6 ज़बानें शामिल की गई है। ठीक है, तमिल ज़बान कितना में शामिल, ये याद रखने का चीज़ है। अगर कापी अगर लेके बैठे हैं तो ये आप कापी में उतार ले, तब अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तमिल ज़बान कितना में, तमिल ज़बान 2004 से, तमिल ज़बान कितना से, 2004 से। संस्कृत ज़बान कितना से, 2005 से। तेलुगु ज़बान कितना से, 2008 से। ठीक है दोस्तों, कन्नड़ ज़बान कितना से, 2008 से। मलयालम ज़बान कितना से, 2013 से। ठीक है, और उड़िया ज़बान कितना से, यानी उड़िया ज़बान कितना से, 2014 से। दफ़ा 343 के मुताबिक आईन हिंदुस्तानी इस्तेमाल के लिए कहता है कि अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान है। अंग्रेज़ी क्या है, ये एक बोली जाने वाली ज़बान है हिंदुस्तान में, दूसरे नंबर पे है। यानी दफ़ा 343(2) के मुताबिक, दफ़ा 343(2) के मुताबिक क्या है, दफ़ा 343(2) के मुताबिक आईन हिंदुस्तानी इस्तेमाल के लिए कहता है कि अंग्रेज़ी क्या है, अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान है। क्या है, सरकारी ज़बान है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बोल रहा है कुछ अहम निकात। हम अभी अहम जो हम पढ़ाएंगे वो ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। समझ में आइलो, समझ में आ रहे छो, आइलो छे, यानी समझ में आ रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है वो भी बोलो, नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोलो, हम और कोशिश करेंगे सही से बताने की। ठीक है, इतना मेहनत से हम क्लास करवाते हैं। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सीटेट क्लास के हैं उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीटेट पास कर ले और आला ज़िंदगी अता करे, और पूरे हमारे दुआ रहेगा जो सही से सीटेट पास करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए कुछ अहम निकात, यानी कुछ अहम निकात, प्राइमरी स्किल्स। हम प्राइमरी स्किल अभी बताएंगे। सुनना और बोलना इब्तदाई महारती कहलाती है। सुनना और बोलना क्या है, इब्तदाई, यानी छोटे क्लास में कौशल, उसको इब्तदाई महारत क्या करते हैं, कहलाते हैं। बोलना और लिखना तकवी महारतें कहलाती है। बोलना और लिखना तकवी महारतें कहलाती है। बोलना और लिखना तकवी महारतें कहलाती है, यानी रेनफोर्समेंट स्किल, रेनफोर्समेंट स्किल। ठीक है, ज़बान का मुताला इल्म लिसानियत कहलाता है। ज़बान का मुताला क्या कहलाता है, इल्म लिसानियत कहलाता है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियत कहलाता है। ज़बान की 3 हसूल में तकसीम किया गया है। ज़बान को कितने में तकसीम किया गया है, ज़बान को 3 हसूल में, हिस्सों में तकसीम किया गया है। हिस्सों में, यानी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इशारों की ज़बान, नंबर 2 आवाज़ों की ज़बान, नंबर 3 अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान।
ज़बान को 3 हिस्सों में क्या किया गया है, तकसीम किया गया। पहला नंबर, ये पॉइंट लिख लीजिए, ये आएगा, हम बोल रहे हैं ना, आएगा। ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। अगर कहीं पर भी आए जो ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है तो बता दीजिएगा ना। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। ठीक है, अब आगे देखिए। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे की घर और उस आस पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान है जिसे बच्चा फितरी तौर पर हासिल करता है। मादरी ज़बान हम बताते हैं। मादरी ज़बान अपनी माँ, दादा, किससे, माँ से, दादा से, चाचा से, फूफा से, यानी मादरी ज़बान, एक सिंपल सी बात, मादरी ज़बान घर की ज़बान है। मादरी ज़बान किसकी ज़बान, घर की ज़बान। मादरी ज़बान अगर कहीं भी पूछे मादरी ज़बान कौन सी ज़बान है, पहली ज़बान, दूसरी ज़बान, घर की ज़बान, बाहरी ज़बान, तो मादरी ज़बान कहाँ की भाषा है, यानी कहाँ की ज़बान है, घर की ज़बान है। यानी मादरी ज़बान मदर टंग, यानी माँ से जो सीखे जाते हैं। माँ बोलते हैं बोलो बेटा आलू, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा दादा, तो आप क्या बोलते हैं, दादा। बोलो बेटा चाचा, बोले चचा। बोलो बेटा पापा, पापा। बोलो बेटा नानी, नानी। थोड़ा लड़खड़ाता है, उसको हम मादरी ज़बान का जो हुसूल है, यानी मादरी ज़बान हम किस तरह बोल सकते हैं, यानी मादरी ज़बान अपनी घर की ज़बान जो है उसी को हम मादरी ज़बान बोलते हैं। जैसे बच्चा फितरी तौर पर, यानी उसको आसानी से बोल सकता है। यानी अगर माँ नहीं सिखाएगा मादरी ज़बान, उसको सिखा, माँ सिखाता है, चाचा सिखाता है, फूफा सिखाता है, जितना भी ख़ानदान के घर में जितना भी परिवार रहते हैं, सदस्य रहते हैं, परिवार रहते हैं, तो वो सब कोई आपको सिखाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मादरी ज़बान। ठीक है। मुसल्लफ़ा और लाज़मी तालीम 2009 1 अप्रैल 2010 को लाया गया है। ठीक है। इक्तिसाब एक फितरी, रुकिए 1 मिनट। इक्तिसाब एक फितरी अमल है जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होता है। इक्तिबास किसके अमल है, इक्तिबास एक फितरी अमल जो क्या होता है, बच्चे के पैदाइश के बाद शुरू होता है। अगर इक्तिबास पहले शुरू हो जाए, इक्तिबास एक फितरी अमल है जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ से, यानी माँ के पेट से, माँ के पेट से 280 दिन, तो 280 दिन रह के जब पेट से बाहर आते हैं तब उसको क्या होता है, एक फितरी क्या है, अमल है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्तिसाब कहेंगे। पावला और स्किनर का मानना है, क्या है, पावला और स्किनर का मानना है कि बच्चा ज़बान मश्क, नकल और रटने से हासिल करता है। पावला और स्किनर का क्या मानना है, पावला और स्किनर का क्या मानना है, पावला और स्किनर का मानना है कि बच्चा क्या करता है, रटता है, मश्क करता है, तब ज़बान सीखता है। पावला और स्किनर का मानना है कि बच्चा ज़बान मश्क और रटने से सीखता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। अगर वहाँ पर रटने के बाद बोले तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं पर बोल दिया जाए पावला के हिसाब से रटने का क्या मकसद है, तो रटना सही हो जाएगा दोस्तों, जो गलत होगा वही सही होगा। जहाँ गलत का सवाल देगा वहाँ गलत का ही सही होगा, सब गलत देगा तो 3 गलत होगा और 1 क्या हो जाएगा, 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो गलत वाला आंसर आपका आंसर होगा। नोम चॉम्स्की का मानना है, अभी देखिए पावला और स्किनर का बोला, अब यहाँ देखिए नोम चॉम्स्की के बच्चे में ज़बान
बच्चे ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। यानी इसका कहना क्या है, नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं, इसीलिए अब हम क्लियर कर देते हैं। नोम चॉम्स्की का क्या मानना है? नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे में ज़बान क्या होता है, सीखने की, यानी ज़बान सीखने की सलाहियत, यानी उसके अंदर उतना जुनून होता है जो बच्चा सीख सकता है ज़बान, यानी वो बच्चा पैदाइशी सलाहियत होती है, यानी बच्चे में ज़बान सीखने की क्या होती है, सलाहियत पैदाइश होती है। अब यहाँ देखिए, वाइगोस्की का नज़रिया यह है कि ज़बान सामाजिक राब्ता का नज़रिया है, सबका अलग अलग डेफिनेशन है। वाइगोस्की का कहना क्या है? वाइगोस्की का कहना ये है कि बच्चा ज़बान जो सीखता है वो क्या सीखता है, समाज के अंदर घुल मिल कर, उसके अंदर रह के, समाज के अंदर। वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा समाज में राब्ता करके, यानी उसके अंदर घुल मिल के रह के वो क्या करता है, भाषा सीखता है, यानी ज़बान सीखता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, और ये सब नोट कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। नोट कर लीजिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं अभी का, जो हम नोट करने बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, कापी में लिख लीजिएगा। पियाजे का नज़रिया या तामीराती नज़रिया है। पियाजे का नज़रिया तामीराती नज़रिया, यानी बच्चे हवासे खमसा के ज़रिया इल्मे निज़ाम की तश्कील करता है। पियाजे का नज़रिया यह है कि बच्चा क्या होता है, बाहर से अपने निज़ाम की तश्कील करता है। ठीक है दोस्तों, कसीर लिसानियत ज़बान की आमोजिशी और रुकावट के बजाय एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कसीर लिसानियत, यानी एक से ज़्यादा ज़बान की आमोजिश में रुकावट के बजाय एक वसीला तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। गलतियाँ क्या है, आमोजिश का क्या है, हिस्सा है। इसमें मुअल्लिम को हैरानी या नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बच्चे अगर गलती करता है तो वो सीखने के लिए ही गलती करता है। बच्चा पहले गलत करेगा तभी वो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। बच्चा अगर गलत नहीं करेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा तब नहीं सीखेगा दोस्तों। बच्चा क्या होता है, गलत करके ही वो सीखता है। इसमें मुअल्लिम को हैरान या नाराज़गी नहीं होनी है। यानी कोई मुअल्लिम ऐसा होता है, यानी कोई शिक्षक टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे अगर गलत करेंगे उसको दिए धड़ाम से मार, तो ऐसे क्या करना है, मारना नहीं है दोस्तों, उसको प्यार से समझाना है। जो बाबू ये गलत नहीं करना चाहिए। कई बच्चा क्या करेगा, पप्पा अगर आएगा, पप्पा आप नहीं जाएगी, तो मम्मी क्या बोलेगा, नहीं बाबू। पप्पा को बोलना क्या है, पप्पा अगर लड़का जो फुल पैंट पहन के रहेगा उसको बोलना गया, जो जीन्स साड़ी पहनी रहेगी उसको बोलोगे गई। तो उसी हिसाब से एक दिन उसका क्या आया, आंटी आई। क्या आया, आंटी। उसका आंटी आई, तब उसको बच्चा फिर क्या बोला बच्चा, जो आंटी आप यहाँ आइए, बैठिए। आप वहाँ नहीं गई थी, यानी फिर वो कहाँ से सीखा। बच्चा को तो ये बाप और माँ के बारे में बताया गया, उसको तो ये नहीं बताया गया चच्ची आया, फूफी आया, दादी आई, फूफी आई, दादी आई, चाची आई, दादा आया, चचा आया, ये सब बोला है नहीं। तो वो क्या होता है, ज़बान की जामों से बच्चा क्या करता, पहला गलत करेगा, गलत करने के बाद ही वो ज़बान को क्या करता है, सीखता है दोस्तों। ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। ज़बान की कितने बुनियादी, ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ज़बान की कितना बुनियादी महारत है, सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या है, लिखना। ज़बान
ज़बान की क्या है? ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे वो चीज़ को बताने की। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, तहसील क्या है? तहसील अख़ज़ी महारत, तहसीली अख़ज़ी महारत यानी सुनना और पढ़ना क्या है? तहसीली अख़ज़ी महारत। तख्लीकी तामीरी महारत, तख्लीकी तामीरी महारत, बोलना और लिखना। ठीक है, तख्लीकी तामीरी महारत, बोलना और लिखना। इस्तिखराजी क्या है? इस्तिखराजी तरीका, इस्तिखराजी तरीका उसको कदीम तरीका भी कहा जाता है। पहले उसूल पर फिर मिसालें, यानी इस्तिखराजी तरीका पुराने ज़माने में जब एक मिसाल देते हैं, एक दादा बैठा हुआ है और एक अभी का 2020 का एगो लड़का बैठा हुआ है। जो दादा है वो सोचेगा जो कोई आए बैठे बातचीत करे, मेरे साथ बैठ के कोई बातचीत करे, लेकिन वो जो उसका पोता बैठा हुआ है वो सोच रहा है दो क्या बात करेंगे, फ्री फायर खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फ्री फायर, नहीं फ्री फायर मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे होता भी नहीं है उतना अच्छा से। तो इस्तिखराजी तरीका उसको कदीम तरीका भी कहा जाता है। पहले उसूल फिर क्या होता है? मिसालें। पहले आपका उसूल होगा, उसके बाद मिसालें। और यहाँ देखिए, इस्तिक़राई तरीका, इस्तिक़राई तरीका किसको कहेंगे? इस्तिक़राई तरीका उसको जदीद तरीका भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इस्तिक़राई तरीका उसको क्या कहता है? नया तरीका भी कहता है। पहले मिसाल फिर उसूल। और इस्तिख़राजी तरीका क्या? पहले उसूल यानी पहला कानून, उसके बाद क्या? मिसालें। और इस्तिक़राई तरीका में क्या है? पहला मिसाल, उसके बाद फिर उसूल। और इस्तिक़राई में क्या है? पहले उसूल, उसके बाद मिसाल। और इसमें क्या है? पहले मिसाल, उसके बाद उसूल। ठीक है। कसीर लिसानियत, जमात में हर बच्चे की ज़बान को अहमियत दी जाती है। कसीर लिसानियत, जब बच्चा ज़बान बोलने का कोशिश करे तो उसकी ज़बान को भी क्या किया जाए? अगर किसी को बोल दिया जाए जो गाय पर लेख लिखिए, तो वो अगर बोलेगा गाय का 2 आँख होता है, गाय का 4 पैर होती है, गाय पालतू जानवर है, गाय दूध देती है, तो ये अगर बोलेगा तो अगर कोई गलती कर देगा जो गाय का 3 पैर होता है, गाय का 1 आँख होता है, तो उसमें हंसना नहीं है। उसमें बच्चे का क्या करना है? सपोर्ट करना है। बच्चे का क्या करना है? सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट कीजिएगा तभी वो बच्चा सही से सीख पाएगा। अब यहाँ देखिए, पहली ज़बान किसको बोलते हैं, दूसरी ज़बान किसको बोलते हैं? पहली ज़बान से मुराद मादरी ज़बान होता है। पहली ज़बान अगर कोई बोल दिया जाए तो यानी मादरी ज़बान, यानी घर की ज़बान बोलिए या माँ की ज़बान, जिस तरह आप याद रख सकते हैं। मादरी ज़बान याद रखिए या घर की ज़बान याद रखिए या माँ की ज़बान याद रखिए। ठीक है। दूसरी ज़बान शानवी ज़बान से मुराद मियारी ज़बान होता है। ठीक है। बरकश तालबअलों का अंदाज़ा कद्र करने का एक आला होता है। अब आगे देखिए, एक मिनट दोस्तों, वो देख रहे हैं जो किसी को कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हो छूटना नहीं चाहिए, वही देख रहे हैं। चलो ठीक है।
ठीक है सर। इसका फोल्डिंग किसको कहेंगे? इसका फोल्डिंग हम किस चीज़ को कहेंगे? किसी काम को करने में तालिब इल्म की मदद करना ही इसका फोल्डिंग कहलाता है। यानी कोई काम करेगा स्टूडेंट, तालिब इल्म किसको कहेंगे? स्टूडेंट को, यानी विद्यार्थी को। किसी काम को करने में तालिब इल्म की मदद करना ही क्या होता है? इसका फोल्डिंग। जैसे साइकिल चलाने में मदद लेना, इसका फोल्डिंग आर्जी होता है। और जो कुछ वक्त के बाद ख़त्म होता है, यह नज़रिया वाइगोस्की का है। जो कुछ क्या होता है, वक्त के बाद ख़त्म होता है, तो उस क्या होता है? आर्जी होता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, तालीम का हक किसका है वो हम बता रहे हैं। तालीम का हक कितना में चालू किया गया है? 2009। अगस्त 2009 में पार्लियामेंट में मंजूर होने के बाद 1 अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जमातों और कश्मीरों में वक्त छोड़कर नाफिल हुआ। इसके लिए हिंदुस्तानी आइन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली 8वीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम ताइन करना है। हिंदुस्तानी आइन का दस्तूर का आर्टिकल 250 बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक देता है। आर्टिकल कितना? 250 में बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का क्या करता है? हक देता है दोस्तों। क्या करता है? हक देता है। तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होगी? मुफ्त होगी। ठीक है। बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती ज़बाने पर तामीर किए गए हैं, 25% मासी तौर पर कमज़ोर तबकात के लिए तहकीक होंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, आगे बताने से पहले हम दोस्तों आप लोग से एक विनती करेंगे, ज़्यादा नहीं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, 1K सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो मेरा जो बैच है वो बैच जो बैच हम चालू करने वाले हैं ये 1K और 4000 वॉच टाइम होगा, तब हम क्या 12th वाले का बैच हम चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आगे देखिए, आगे क्या बता रहा है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दाखिला के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखिला इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यानी एडमिशन क्या होता है? बच्चे का अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो सरकारी स्कूल में उसका कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। माजूर तालबा, यानी तालबा हम बताए स्टूडेंट, ठीक है, कि स्कूल तक आमद व रफ़त की ज़िम्मेदारी हुकूमत की गई है। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, सही भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं दी जाती है। ज़हनी यानी क्या? सभी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर क्या सज़ा नहीं दी जाती है। तालबा और उस्ताद का तनासब प्राइमरी सतह पर 1 से 1.5 यानी एक मुअल्लिम पर 30 बच्चे और मिडिल सतह पर 1 से 35 यानी एक मुअल्लिम पर 35 बच्चे होंगे।
8वीं जमात तक किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप 1 से 8 क्लास तक में हैं, यानी कोई भी तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कुछ अगर हो तो उसको क्या किया जाएगा, 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं आप कर सकते हैं, उसको फेल नहीं किया जाएगा। यानी उसको फेल आप नहीं कर सकते हैं, यानी उसको फेल नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या बता रहा है। 8वीं जमात तक, ठीक है, और साल से ज़्यादा उम्र, 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का इस उम्र के मुताबिक दाखिला लिया जाएगा। 6 साल से बच्चे का उम्र, यानी उसका उम्र देखा जाएगा कितना है, उस हिसाब से उसका क्या लिया जाएगा, दाखिला का क्या होगा, एडमिशन। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं समझ रहे समझ लीजिए। दाखिला को हम क्या बोलेंगे, एडमिशन। अब आगे देखिए, नई तालीम पॉलिसी 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक ज़बान में बोलते बोलते दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करना तो डिसूचिंग कहलाता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसको हम क्या बोलेंगे, कोड स्विचिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, कोड स्विचिंग। यानी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। कोड स्विचिंग जिसमें कोड छुपा हुआ हो। और कोड मिक्सिंग, यानी कोड स्विचिंग यानी उसमें कोई वैसा इस्तेमाल किया जाए जैसे ओपन द डोर। ठीक है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग में अक्सर बोलते वक्त 2 ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं। कितने ज़बान के, कोड मिक्सिंग का अगर बात किया जाए तो 2 ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। यह कोड मिक्सिंग कहलाती है। जैसे आज मेरा रिजल्ट आ गया, जैसे लल्लन टॉप, एक है ना, लल्लन टॉप। ये क्या किया गया, हिंदी के साथ साथ उस इंग्लिश को भी ज्वाइन कर दिया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोड मिक्सिंग। यानी 2 ज़बान को मिलाकर जो लिखा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोड मिक्सिंग। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिख दिया जाए। ठीक है, आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो वो भी बता दीजिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया ना दोस्तों। आगे देखिए, क्या है पोर्टफोलियो। क्या है ये, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो या एक तरह का बस्ता है जिसमें किसी शख्स या तालबा की ज़िंदगी के मखसूस पहलू, ज़बानों, तालिब इल्मी का कामयाबी और वह सभी मालूमात जिसका ताल्लुक़ तालबा या मुतअल्लिक़ा शख्स से हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। क्लोज टेस्ट, 1 मिनट, यह खाली जगहों को पूर्ण करने और पढ़ने का मजमुआ है। पोर्टफोलियो यानी बच्चे का, एक बात बता रहे हैं यहाँ, जैसे स्कूल में क्या होते हैं, सरकारी स्कूल में कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो नियम, रूल, कानून, रेगुलेशन जो सरकार ने बनाया वो सही बनाया, लेकिन उसमें इस्तेमाल ना करे तो ये सरकार की गलती है। उसका क्या, सरकार की गलती नहीं है, वो किसका गलती है, टीचर की गलती है। अब टीचर सही से काम ना करे
तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की इसमें कुछ भी गलती नहीं है दोस्तों। अब यहाँ 1 मिनट, एक चीज़ हम बता रहे हैं। अगर कोई काम बच्चे डेली क्या खाते हैं, वो बच्चे जैसे सब्जेक्ट बांटा हुआ है, ये आधा घंटा में ये पढ़ेगा, आधा घंटा में ये पढ़ाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बच्चे का जो सारा डिटेल रखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो बोलेंगे दोस्तों। बिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अल्फाज, उसको हम क्या बोलेंगे? बिक्स यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ देखो, काल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी रस्मी तौर पर इस्तेमाल होने वाली ज़बान, यानी रस्मी तौर पर इस्तेमाल होने वाली क्या हो गया? ज़बान, यानी भाषा। क्या हो गया? भाषा। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? कौमी दर्शियात खाका 2005 NCF 2005 का है। इल्म को बच्चों को स्कूल से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, इक्तिसाबी अमल को रटने के तौर तरीके अलग करने को यकीनी बनाना। दर्शियात को इस तरह से भरपूर होना चाहिए कि वह बच्चों को निसाबी कत मरकूज़ बनाने के बजाय इनमें हमेशा जहद तरक्की का मौका फराहम करना। कौमी दर्शियात का खाका 2005 के ख्याल ये है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं। यह तभी हकीकत बन सकता है जब बच्चे को मादरी ज़बान में इजहार व तकफ़्फ़ुर फ़िक्र करने की आज़ादी दी जाए। मुल्क में शेह लिसानी फार्मूला को फ़रोग़ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है? नोम चॉम्स्की। क्या है? नोम चॉम्स्की। इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 सितंबर 1928 के अमेरिका में पैदा हुए हैं। मगरबी दुनिया में वह मौजूदा ज़माने के माहिर लिसानियत, फ़लसफ़ी, मुर्ख, सियासी मुसन्निफ़ हैसियत से काफ़ी मकबूल है। 92 साला नोम चॉम्स्की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साबिका लिसानियत के सबकदोस प्रोफेसर है। इस इदारे से तकरीबन 50 सालों तक वाबस्ता रहते हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ठीक है। इनका मानना है कि हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। इंसान पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की उस्ताद के साथ पैदा होता है, इस्तिताअत के साथ पैदा होता है। ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि ज़बान की तहसील तवाशरी तौर पर होती है, बल्कि चॉम्स्की का नज़रिया यह है कि ज़बान सीखने की इस्तिताअत के साथ पैदा होता है और उस इस्तिताअत की माविनियत और वह माहौल में रहकर ज़बान को सीखता है। एक बात बताते हैं दोस्तों, ज़बान नोम चॉम्स्की का क्या मानना है? नोम चॉम्स्की का मानना है कि ज़बान क्या होता है? बच्चे ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं दोस्तों, और बच्चा जो सीखता है वो क्या करता है? ज़बान जो सीखता है वो सलाहियत लेकर पैदा होता है। ज़बान सीखने की सलाहियत को क्या करता है? लेकर पैदा होता है दोस्तों। उसको हम क्या बोलते हैं? नोम चॉम्स्की बोलेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, पियाजे का क्या कहना है? नोम चॉम्स्की का जो कहना है। अब पियाजे का देखिए, पियाजे क्या बोल रहा है।
जीन पियाजे 1886 या 1980 एक मशहूर माहिर नफ्सियात क्या है? माहिर नफ्सियात प्यास लग रहा था। माहिर नफ्सियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था। वह इल्म अल-हयानात में तरबियत याफ्ता थे। ठीक है। ज़बान दीगर वफ़ाती निज़ामों की तरह गर्दोपेश के साथ तामील का नतीजा में नशोनुमा पाती है। ठीक है। पियाजे का नज़रिया है कि तामीराती जिसके मुताबिक ज़बान बच्चा हवासे खमसा के ज़रिया इल्म निज़ाम की तश्कील करता है। वाइगोस्की 1896, यानी हम खाली पढ़ देते हैं क्योंकि हम आगे तो पढ़ाए हैं, इसीलिए इसको खाली पढ़ देते हैं। ठीक है। 1896 से 1934 का शुमार साबिका नफ्सियात में एक तश्कीली मुकफ़िर के तौर पर किया गया है। इसका ताल्लुक़ रूस से था। उन्होंने इंसानी सकाफ़त और हयाती समाज नशोनुमा का नज़रिया यह पेश किया, जबकि वाइगोस्की के मुताबिक ज़बान समाजी राबता का नतीजा है। क्या है? सामाजिक राबता का क्या है? नतीजा है। अब यहाँ देखिए, ज़बान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह के बोली बोलता है, एक अनापरस्त और दूसरी समाजी। अनापरस्त ज़बान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी ज़बान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने के लिए होता है। यानी अनापरस्त ज़बान हम बोलेंगे मैं ये काम करूँगा, मैं उस लड़का को मारूँगा, तो ये अनापरस्त। और समाजी ज़बान किसको बोलेंगे? यानी दूसरों के भलाई के बारे में कुछ बात बोलना। हम बोलेंगे वो लड़का को बोलेंगे जो लड़का पढ़ाई करे, तो ये क्या हो गया? दूसरे के भलाई, यानी समाज के जो नज़रिया है उस नज़रिया से सोचना, वो क्या है? समाजी ज़बान है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, बोली और ज़बान, यानी ज़बान के बारे में ही बता रहे हैं, इसीलिए ज़बान को ध्यान से देख लीजिए। और देखिए, बोली और ज़बान, दर हकीकत बोली ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, क्योंकि दूसरों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। लेकिन बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती और इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होते। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती है, जबकि ज़बान एक वसी तर नज़रिया है। ज़बान के मुतअय्यना उसूल व ज़वाबित होते हैं। इसके मियारी और तहरीरी शक्ल होती है। इसका हालका वसी तर होता है। ज़बान क्या है? यहाँ देखिए, बोली और ज़बान को क्या बोला जाता है, इतना में हम बता दिए। और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको भी हम और सही से। पहले हम ज़बान के बारे में ही बोल रहे हैं, इसीलिए उतना पढ़ दिए। अब समझ लीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। ज़बान क्या है? यानी कोई नहीं बोलता है ए लड़का क्या कर रहा है, तो वो उसी तरह ज़बान के बारे में क्या बोल रहा है? ज़बान क्या है? यानी ज़बान को हम क्या बोलेंगे? ज़बान बोलियों के मजमुआ का नाम है। ज़बान क्या है? बोलियों का मजमुआ का नाम है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियत भाषा विज्ञान कहलाता है। ठीक है। ज़बान
बातचीत करने, अपने ख़यालात, यानी ज़बान किसको कहेंगे, ज़बान क्या है वही बता रहा है। ज़बान बातचीत करने, अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात व तजुर्बात को लफ्ज़ों के सांचे में ढाल कर बोलने के तरीक़ों का नाम क्या है, ज़बान है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। समाजी तामुलात का नतीजा यह है कि ज़बान का मुताला इल्म लिसानियत कहलाता है। ज़बान का मुताला क्या कहलाता है, इल्म लिसानियत। अब आगे देखिए, ज़बान की कितने किस्में हैं, ज़बान की 3 किस्में हैं। कितने किस्म, 3 किस्म। ज़बान की कितने किस्म, 3 किस्म। इशारों की ज़बान, ये पहले भी बताए, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। इशारों की ज़बान जब हम अपने जिस्म के आज़ा के हरकत के ज़रिए अपने एहसासात व जज्बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। यह मरहला ज़बान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़माना कदीम से होता आ रहा है, बल्कि माहिर लिसानियत का मानना ये है कि इशारों की ज़बान आवाज़ों की ज़बान से कम व बेश 10 लाख साल पुरानी है। कितने लाख साल, 10 लाख साल। हम बताए थे ना दोस्तों, जो हम आगे आपको बताएंगे और डिटेल के साथ, उसी तरह हम डिटेल के साथ बताते हैं आपको। जो वैसा अहम चीज़ है जो उसको हम दोबारा उसको अच्छा से एक बार उसको ये बता दिया और कुछ देर बाद हम बता देते। तो जो क्लास करते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देखिए, आवाज़ों की ज़बान क्या है, उसका मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वह कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाज़ों की नकल करके आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है और धीरे उस पर महारत हासिल करता है। धीरे धीरे उस पर महारत हासिल करता है। इसीलिए बच्चे के सामने गाली गलौज नहीं करना चाहिए। बच्चे के सामने सही बात को बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो आप बोलिएगा, वही करेगा जो आप करिएगा, वही सुनेगा जो आप बोलिएगा। इसीलिए बच्चों के सामने अगर कुछ बोलना है तो उसके सामने गाली मत दे, उसके सामने ऐसा वैसा बात कुछ ना बोले। ठीक है। अलामतों की ज़बान किसको बोलेंगे वो देखिए। किसी लफ्ज़ या आवाज़ों को जब एक ख़ास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज़ या आवाज़ उसका माना के लिए अलामत बन जाता है। क्या बन जाता है? अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तक़बिल शक्ल है, लेकिन जब तक उन अलामत को पुकारा ना जाए यह बेजान है। इस तहरीरी ज़बान आवाज़ों की बगैर अधूरी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, समझ में आ गया होगा, आया ना समझ में? और 1 मिनट। अब ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब क्या है? ज़बान की क्या है? आमोजिश और क्या है? इक्तिसाब।
तजुर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली नस्बतन मुस्तक़बिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता है, जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। यह अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक साल एक से ज़्यादा ज़बान सीखने लगते हैं, और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वह तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियत राबता से हासिल किया जाता है, जबकि दीगर ज़बानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सिखाया जाता है। दुनिया के हर आम बच्चा अमूमन 4 साल के उम्र तक अपने आसपास के बोली जाने वाली ज़बान सीख लेता है। ठीक है, उसका यहाँ देखिए, उसका माहिरीन नफ्सियात के अलग अलग नज़रियात है। ठीक है, अब आगे यहाँ पावला और स्किनर का नज़रिया। स्किनर 2002 से 1990 एक अमरीकी माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने इक़्तिबास का अमल मशरूत नज़रिया पेश किया। उनका मानना है कि ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है, जो कि मश्क, नकल और रटने से हासिल हो। ये क्या है? नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू होगी। नई तालीम पॉलिसी के मकसद 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम का हक़ फ़रोग़ देना। नई तालीम पॉलिसी के तहत 10 से 12 का ढांचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। अब 4+3+3+5 के मुताबिक स्कूल इसका मतलब है कि अब स्कूलिंग 18, 14, 14, 11, 11, 8, 8, 3 साल के बच्चों के लिए तकसीम है। नई तालीम पॉलिसी 2020 के उसूल। बुनियादी मरहला फाउंडेशन स्टेज 5। इसके तहत पहले 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग तालीम लेनी होगी। इस मरहला में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे। इसके बाद अगले 2 साल तक जमात और 2 के स्कूल जाएंगे। तैयारी का मरहला प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, इस मरहला में क्लास 4 से 5 तक की पढ़ाई होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हम बता रहे हैं, नहीं तो बाद में पछताइएगा, सर तो पढ़ा दिए लेकिन हम ही लोग ध्यान नहीं दिए थे, नंबर कम आया। ऐसा हम नहीं सुनना चाहते हैं। मेरे बच्चे जो 130 में से 28 नंबर लाएंगे, 29 नंबर लाएंगे, उसके लिए लैपटॉप एक हम देंगे। जो 28, 29, 28, 29, 30 जो लाएंगे उसको हम लैपटॉप देंगे। इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह मरहला 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। इस मरहले में साइंस, रियाजी, आर्ट्स वगैरह के बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। दरमियानी मरहला, इस मरहला में 6 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 11 से 14 साल के उम्र के बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस मरहले में बच्चों के लिए ख़ास स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किया गया। सेकेंडरी मरहला, इस मरहला में क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई होगी, जिसमें 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। अब एक देखिए,
अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको तो अभी दिख ही रहा है जो अभी पेज ओपन है, जो क्या है, ये क्या है, उर्दू सुपर क्लासेस। ये मेरा चैनल है, इसको आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इसको देखने मिल रहा है उर्दू सुपर क्लासेस, इसको आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और उर्दू सीटेट उर्दू बैच 2025 इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ज्वाइन है, इसमें पैसा नहीं लगेगा। उर्दू में खाली सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ज्वाइन मतलब हो गया। ठीक है, बाय आज़ाद सर, यानी टीचर का नाम है। और पेपर 1 और पेपर 2, 1 और 2 दोनों के लिए हैं। ठीक है, और 20 अक्टूबर 2025 शुरू हो चुका है, अब शुरू हो ही गया है। और अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, थैंक्स। हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।